हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी और कुछ एक साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 46 यानी कि 46 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस है HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन। तो बुरहानपुर घाटी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? विंध्या रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में है या फिर अरावली रेंज में है? तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है, जो बुरहानपुर घाटी है यह सतपुड़ा पर्वतमाला में पड़ती है, यानी कि सतपुड़ा रेंज में पड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो है बुरहानपुर गैप और सतपुड़ा पर्वतमाला, इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला से देख लेते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है और बुरहानपुर गैप है यह किस स्टेट में पड़ता है? तो देखो यह दोनों जो है तो मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो ये है बुरहानपुर गैप किस नदी के किनारे पड़ता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो यह ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो सतपुड़ा रेंज की अगर बात की जाएगी तो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। तो ये सारे के सारे कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे बात की गई है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो देखो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा ये तो हमने देख लिया प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। अगर आपसे सिंपल पूछा गया होता कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है और वह कहाँ से निकलती है। ये आप सारा का सारा नीचे कमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया? तो भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? अब देखो साल की यहाँ पे बात की गई है, जो साल के वृक्ष होते हैं वह सर्वाधिक होते हैं मध्य प्रदेश में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने देख लिया साल के बारे में। कई बार आपसे चंदन के बारे में पूछा जाता है कि चंदन के पेड़ सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखो आपको नोट रखना है, चंदन के पेड़ सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन द। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है? किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो देखो आपको नोट रखना है, जो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल है वह पाया जाता है दामोदर बेसिन में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दामोदर बेसिन में जो है तो सबसे बड़ा कोयला रिजर्व पाया जाता है। अब देखो दामोदर बेसिन की यहाँ पे बात की गई है, तो आप पूछोगे कि दामोदर बेसिन है क्या, यानी कि यह किस किस स्टेट में पड़ता है? तो देखो बिहार का कुछ एक एरिया आप मान के चलो, झारखंड मान के चलो, और कुछ एक एरिया वेस्ट बंगाल का मान के चलो। तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर जो पूरा का पूरा एरिया है उसको कहते हैं दामोदर बेसिन। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो दामोदर, अच्छा एक दामोदर नदी भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे जो नदी है दामोदर नदी, उसको बंगाल में क्या कहा जाता है? तो देखो बंगाल का अभिशाप कहा जाता है दामोदर नदी को, और दामोदर नदी को ही देखो जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है? प्रदूषण के कारण देखो इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब कोयला रिजर्व की हमने बात की थी, तो देखो कुछ एक कोयला के क्षेत्र हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो हम हर बार डिस्कस करते हैं रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद झरिया कोयला क्षेत्र हो गया, उसके बाद बोकारो कोयला क्षेत्र हो गया। तो झरिया और बोकारो कहाँ पर हैं? तो ये हैं झारखंड स्टेट में। अच्छा तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तलचर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा राज्य में। अच्छा एक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र हो गया और सिंगरौली कोयला क्षेत्र हो गया। देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है,
इनमें आपको डिफरेंस समझना है। एक तो हो गया सिंगरैनी कोयला क्षेत्र और एक हो गया सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ये कहाँ पर है, किस स्टेट्स में है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो कि सिंगरैनी और सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस किस स्टेट में पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। तो निम्न में से भारत का न्यूनतम सिंचित राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम है मिजोरम, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम सिंचित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई यूनियन कार्बाइड एट। तो यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल कौन सा था। अब देखो कौन सा था, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है वह लोकेट किया गया था गुजरात के भरूच में, गुजरात के आप कह सकते हो जामनगर में। सो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है, यहाँ पे बात की गई है यूनियन कार्बाइड की। अब देखो यूनियन कार्बाइड का जब भी नाम आएगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट रखनी है, भोपाल गैस त्रासदी। अब भोपाल गैस त्रासदी से कैसे लिंक है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह हुई कब थी, 2 दिसंबर 1984 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। और हुई कहाँ पर थी, किस कंपनी में हुई थी, तो यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में ही हुई थी। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, किस गैस के हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के हिसाब से जो है तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, यूनियन कार्बाइड ये जो कंपनी है इसको कब जो है तो एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। यह एक केमिकल इंडस्ट्री है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, नाल्को हैज़ सेटअप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स इन। तो नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है, तो कहाँ पर किया है, तो वो किया है उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नाल्को की यहाँ पे बात की गई है, तो नाल्को की फुल फॉर्म क्या है, तो नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, 1981 में। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखने। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, थोड़े से हम साइंस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 79 है, इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। तो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है। अब देखो ऑप्शन ए में है करंट, ऑप्शन बी में है वोल्टेज और ऑप्शन सी में है पावर। तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और पावर हो गया, इनको जो है तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके करंट में बदला जा सकता है। बाकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑप्शन डी में दे करके रखा है आवृत्ति, यह जो है तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में किन तरंगों का यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ जो है तो बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो सोनोग्राफी का यूज़ बेसिकली कहाँ पर किया जाता है। तो देखो बेसिकली जो है तो प्रेगनेंसी का पता करने के लिए इन तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब देखो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति एक तो मैरी क्यूरी हैं और एक है फ्रेडरिक सेंगर। बट देखो यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है एक ही विषय में। अब एक ही विषय में जो है तो फ्रेडरिक सेंगर ने किया था, जबकि 2 विषय में 2 अलग अलग विषयों में मैरी क्यूरी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेडरिक सेंगर। अब देखो फ्रेडरिक सेंगर ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, एक क्षेत्र में प्राप्त किया है। तो उस एक क्षेत्र का भी आपको नाम नोट रखना है। फिजिक्स के क्षेत्र में जो है तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। एक तो 1958 1958 में मिला हुआ है और एक 1980 1980 में मिला हुआ है। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में है मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को भी 2 बार जो है तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला हुआ है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। एक तो इनको 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और एक 1911 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है। तो संचित ऊर्जा का रूप कौन सा नहीं है। अब देखो ऑप्शन ए में है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी में है पोटेंशियल और ऑप्शन डी में है केमिकल एनर्जी। तो ये सारे के सारे एक स्टोर्ड एनर्जी के रूप हैं। बाकी ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि
विद्युत ऊर्जा, यह जो है तो एक स्टोर्ड एनर्जी का रूप नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है यह एक फ्लोइंग एनर्जी यानी कि प्रवाहित ऊर्जा होती है। यह तभी देखो आती है जब विद्युत का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ करंट होता है, इसलिए देखो इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में नहीं होती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 83 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, तो निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। अब देखो प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको नेचुरल पॉलीमर के बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक तो हो गया सिल्क यानी कि रेशम, उसके बाद वूल आपको नोट रखते हैं यानी कि ऊन, उसके बाद डीएनए हो गया, यह भी एक नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद सेलुलोज तो आपको पता ही चल ही गया, उसके बाद प्रोटीन आपको नोट रखने हैं और उसके बाद रबड़ आपको नोट रखने हैं। कौन कौन से नोट रखने हैं, तो आपको सिल्क हो गया, वूल हो गया, डीएनए हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन और रबड़, ये सारे के सारे जो है तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं नेचुरल पॉलीमर के, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कार्बन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाया तो वैसे ऑप्शन डी में देखो ऑक्सीजन दे करके रखा है, तो ऑक्सीजन भी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो है तो कार्बन पाया जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 85 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है, तो वो होता है गैसोलीन का, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैसोलीन का सबसे जो है तो कम क्वथनांक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज, तो कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है, तो वो है थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी में है थायराइड ग्लैंड और ऑप्शन बी में है एड्रेनल ग्लैंड, तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन डी में है थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि थायराइड ग्लैंड जो है तो कौन से हार्मोन को उत्सर्जित करता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है तो थायरोक्सिन हार्मोन को उत्सर्जित करता है, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। ऑप्शन बी में है एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड से भी एक क्वेश्चन बनता है कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो देखो आपको नोट रखना है जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उससे निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। अब देखो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए जो है तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो वो होता है विटामिन B12। कौन सा होता है, विटामिन B12। और कौन सा होता है, तो एक होता है विटामिन B9। तो देखो विटामिन B12 का अगर आपको केमिकल नेम पता है, केमिकल नेम क्या है विटामिन B12 का, तो वो है साइनोकोबाल्मिन। अब देखो साइनोकोबाल्मिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखो ऑप्शन बी में है फॉलिक एसिड। अब देखो फॉलिक एसिड को ही क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड को ही विटामिन B9 कहा जाता है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वो है फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक तो विटामिन B12 आवश्यक होता है और एक विटामिन B9, ये 2 विटामिन आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात, सो क्वेश्चन हमारा 88 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड, तो निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है। अब देखो कोल्ड ब्लडेड की जब भी बात आएगी तो एक तो ऑप्शन बी में देकर के रखा है शार्क, ये आपको नोट रखने हैं, और एक आपको नोट रखने हैं लिजार्ड यानी कि छिपकली, ये 2 नाम आपको नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो देखो निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है, तो वो हो जाएगा शार्क, ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लिजार्ड भी है, तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूरिन इन ह्यूमंस, तो निम्न में से कौन मानव के में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है, तो वो करता है यूरोक्रोम, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव यूरिन की pH वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 6। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य यूरिन में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो सामान्य यूरिन में पानी की मात्रा होती है 95%, और यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 2.7%। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 90 है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो केसर जो है तो वर्तिकाग्र और वर्तिका यानी कि स्टिग्मा और स्टाइल से जो है तो प्राप्त किया जाता है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।